नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 7वीं के हिंदी में चिड़िया की पाती नामक पाठ के बारे में पढ़ेंगे और इसकी जानकारी लेंगे। इसके लेखक हैं राजेश गनोदवाले, जिनका जन्म 5 मई 1967 रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं, इन्होंने जो लिखा है उसके बारे में बताया जा रहा है। एक शहर था रायगढ़, शैलचित्र, 5 कॉफ़ी टेबल बुक आदि। इनका परिचय है, ये 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र से संलग्न है, अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हैं और कला समीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। चिड़िया की पाती नामक प्रस्तुत कहानी के माध्यम से इसमें जो है, एक तरफ से विकास के नाम पर पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है और जंगलों का सफाया किया जा रहा है, इन सबके ना होने की वजह से पशु पक्षी और प्राणियों को जो समस्याएं उत्पन्न होती है, वह सारी समस्या चिड़िया जो है यहाँ पे चित्र के अंतर्गत दिखाई दे रही है। यह प्रदेश के प्रमुख अधिकारी यानी मुख्यमंत्री जी को अपने पत्र के द्वारा अवगत करा रही है। जैसे हमारी कोई समस्या होती है तो हम अपने अधिकारी के पास जाकर अपनी समस्या के बारे में बताते हैं। तो जंगल और पर्यावरण जो इनका नुकसान हो रहा है, जो इनको काटा जा रहा है, उससे होने वाले नुकसान के संदर्भ में चिड़िया जो है पत्र के माध्यम से बता रही है। प्रस्तुत है चिड़िया के द्वारा प्रस्तुत किया गया पत्र। माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर नमस्कार। मैं गौरैया हूँ, वही जिसे आप सब चिड़िया कह लिया करते हैं। वही गौरैया जो आपके गांव के घर के आंगन में फुदकती रहती थी, जिसे बचपन में भोजन करते समय आप चावल के दाने खिलाया करते थे, जिसके घोंसले देखने के लिए कभी कभी दिन भर भटकते रहते थे। जंगल कट गए, मैं भी शहर आ गई, चौंक गए ना कि भला चिड़िया का मुख्यमंत्री से क्या काम। वैसे भी मेरी औकात इतनी कहाँ कि आपके सामने फरियाद लाऊं। एक आध बार मन बनाया कि जन दर्शन में मिलूं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। जन दर्शन अर्थात जनता दरबार आज के शब्द में कह सकते हो। कोई हमारी पंचायत तो है नहीं, लेकिन अधिकारियों ने इधर हालात ही कुछ ऐसे कर दिए कि अपनी पीड़ा वैसे हम सब की आपके सामने कहने का साहस किया, क्योंकि मैं आपके राज्य की निवासी हूँ। सो आप ही नज़र आ रहे हैं, आपसे सबका काम पड़ता है, तो भला इस दुख की घड़ी में मैं कहाँ जाऊँ। मैं आप तक पहुँच नहीं सकती, अतः पत्र लिख करके आप तक बात पहुँचा रही हूँ। बात ऐसी है कि मैं टाउन हॉल परिसर में रहा करती थी। पता ठिकाना तो अब मेरा भी नहीं है, लेकिन घर उजड़ गया। आप याद कीजिए, इसी टाउन हॉल के बाहर 2 घने पेड़ थे, अपने रंग में रंगे हुए, हरे भरे, लहलहाते झूमते रहते थे। कभी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाते थे, अच्छे तंदुरुस्त, बिल्कुल एक किनारे। किसी के लिए इन पेड़ों ने कभी अड़चन पैदा नहीं की। हमारी बिरादरी के लिए तो जैसे दोनों बुजुर्ग पेड़ वरदान थे। मेरी माँ से मैंने सुना था कि उसकी माँ भी इसी पेड़ की ऊपरी शाखा पर जन्मी थी। जानते हैं, इसी पेड़ में मैंने अपना जीवन साथी पाया। बीते वसंत में मेरा परिवार बढ़ा और मैं भी 2 बच्चों की माँ बनी। बच्चे मुझी पर गए हैं, ऐसा रिश्तेदार कहा करते थे। अपनी दिनचर्या के मुताबिक
इन बच्चों को घोंसले में बेखौफ छोड़ मैं दाना पानी की तलाश में उड़ जाया करती थी। सभी जानते हैं कि हम वैसी भी नरम नाजुक हुआ करती हैं। उस पर हमारे बच्चे, उनकी उम्र ही क्या थी। उस समय वे इतने कोमल थे कि पेड़ की पत्तियों का शोरगुल सुन आंखें मूंद लिया करते थे। फिर दिन भर का शोरगुल अलग। इन पेड़ों का यही घनापन भयंकरतम शोर को रोक दिया करता था और मैं अपने बच्चों के संग चैन की नींद में डूब जाया करती थी। दोपहर में मैंने लोगों को इन्हीं वृक्षों की छाह में 2 पल सुस्ताते भी देखा है। कई दफ़ा हाल के कार्यक्रमों में आए मेहमान भी इन्हीं पेड़ों की छाह में बैठे खाना खाते दिखते थे। इसी बहाने हमें भी कुछ दाना पानी मिल जाता था। सब कुछ ठीक था कि अचानक एक रोज़ हम लोगों की दुनिया उजड़ गई। अचानक कुछ लोग आए और इन पेड़ों के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे। उनके इरादे ठीक नहीं थे। मैं इतना डर गई कि उस दिन घोंसले से निकली नहीं। मेरे बच्चे तो पंखों की ओट में दुबक गए। शाम होने को आई, मैं घोंसले में ही रही। सूरज डूब रहा था, शाखाएं भी शांत थी और पेड़ सोने की तैयारी में। अचानक लगा पेड़ को कोई पूरी तरह हिला रहा हो। देखा तो कलेजा मुंह को आ गया। पेड़ काटा जा रहा था। मैं अपने बच्चे को संभाल भी ना सकी, जैसे तेज आंधी चली हो। कुछ ही समय में वह पेड़ ज़मीन पर था और मेरे बच्चों का कहीं अता पता नहीं। ना मालूम किधर फेंका गए। पेड़ क्या कटा, हमारे भाई बंद सखा सब उजड़ गए। पता चला कि सौंदर्यीकरण में बाधा थे ये पेड़, इसलिए काटे गए। मुझे नई जानकारी मिली कि पेड़ों से सौंदर्य खराब होता है। हमने तो उस पेड़ में बसेरा बनाया था जो ना ट्रैफिक के हिसाब से परेशानी खड़ी करता था और ना ही सौंदर्य के पहलू से, वरन ये पेड़ घनी छाया देते थे। खैर, अपने बच्चों के चक्कर में मैं पेड़ कटने का दर्द लगभग भूल गई। चिट्ठी लिखने की नौबत भी नहीं आई, लेकिन सौंदर्यीकरण की दुहाई देते 8-10 पेड़ों पर फिर कुल्हाड़ी चल गई। अब तो पेड़ कटे वे कलेक्ट्रेट के पीछे एक झुरमुटे में से हैं, जहां मैंने नया ठिकाना ढूंढा था। भला अब इन पेड़ों से कैसी बाधा थी? बड़ा अजीब है। वैसे भी आजकल शहरों में पेड़ों का सफाया उत्सव चल रहा है। प्रशासन और अफसर कौन देता है अनुमति? ठीक है, विकास होना चाहिए, 4 लेन जरूरी है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं समझता कि पेड़ और पक्षी भी उतने ही जरूरी हैं। ताज्जुब मुझे इस बात का होता है कि पर्यावरण की बात करने वाले लोग, सभा समितियां भी मौन साधे बैठी हैं। कोई सरकारी अफसर तो इस तरफ सोचने से रहा। इतना तो आप भी जानते हैं कि आजकल पेड़ों के विस्थापन की नई तकनीक आ गई है। अब तो पूरा का पूरा पेड़ उठाकर ठीक उसी तरह इनका अन्यत्र रोपण किया जा रहा है। हम उसकी मदद ले सकते हैं, पर ऐसा भी नहीं हो रहा है। आरी वहाँ तो चल ही रही है जहाँ कोई चारा नहीं, लेकिन वहाँ क्यों जिधर ज़रूरत नहीं। पहले विचार किया कि अपनी बिरादरी के संग आपसे मन का दुख बांटती, पर मिलना आसान कहाँ। फिर उससे फ़ायदा भी क्या होता। आपके पास समय कहाँ है। आजकल सब कुछ ये मुआ वक्त ही तो नहीं है। एक ही चारा नज़र आया, चिट्ठी लिखूं। कहते हैं पीड़ा का अनुभव वैद्य ही कर पाते हैं। आपसे पीड़ा भला कौन वैद्य हो सकता है? आपसे बड़ा भला कौन वैद्य हो सकता है? आपके पास इतने संसाधन हैं, आपके एक इशारे पर चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। मैंने सोचा कि अपनी बात आप तक पहुंचाऊं। फिर सोचा कि भला मेरी बात कौन आप तक पहुंचाएगा। बहुत सोच विचार करके यह पत्र लिख रही हूँ। पत्र में मैं विस्तृत रूप से अपने और अपने साथियों पर आए संकट का विवरण दिया है। बिना पत्र के
आपको कैसे पता लगेगा कि हमारी पूरी प्रजाति संकट में है। गांव शहर हमारे ठौर ठिकाने थे, धीरे धीरे वे नष्ट होते जा रहे हैं। बड़ी खामोशी से हम गायब हुई जा रही हैं। कभी समय मिले तो पैदल घूम कर देखिए, धूल से फेफड़े जाम हो रहे हैं, कोई ठीक से सांस भी नहीं ले पाता। पेड़ पौधों की हरी पत्तियां तो ऐसी नज़र आती हैं मानो उन्हें पीलिया हो गया हो। ताज़ा हवा की तलाश में सुबह लोग घूमने निकलते हैं, वे हवा कम प्रदूषण अधिक लेकर लौटते हैं। इन बगीचों में सुबह सुबह मैं जब लोगों को हंसते देखती हूँ, मेरे लिए तय करना मुश्किल हो जाता है कि वे हंस रहे हैं या हाँफ रहे हैं। शिकायत इसलिए नहीं करने बैठ गई कि मेरा घोंसला उजड़ गया। पेड़ हम सबके हैं, हमारी उम्र तो वैसे भी कम हुआ करती हैं। आप लोग देखिए कैसे जी पाएंगे। आपके सामने तो पूरी पीढ़ी है, कैसे जिएंगी? क्या होगा अपने आने वाले पीढ़ी का भविष्य? मेरी बात कड़वी लगे तो क्षमा कर दीजिएगा, यूँ भी मेरे फेफड़े जल्दी जवाब देने लगते हैं। फिर किसी घने पेड़ में फुदकती हूँ तो कुछ राहत मिलती है। काफ़ी समय लिया, बड़ी व्यस्त दिनचर्या रही आपकी। मैं भी अपने बच्चों की तलाश में निकलती हूँ, ना जाने दोनों हैं भी या नहीं, हैं तो किस हाल में हैं। बड़ा कदम उठाइए ताकि हमारा यह नगर, हमारा राज्य हरा भरा बना रहे। सादर आपकी गौरैया, निवासी उजड़ा घोंसला, उपवन नगरी अपना राज्य। यानी प्रस्तुत पत्र के माध्यम से चिड़िया के द्वारा लेखक ने आज के समय में वृक्षों से होने वाली सभी प्रकार की समस्या, जिसे हम उन्नति में बाधा समझ करके इन्हें काट देते हैं, यानी वृक्षों का जिस प्रकार से संहार किया जा रहा है, काटा जा रहा है, जिसका पर्यावरण पर बहुत ही भयंकर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। कोरोना काल में जो दूसरी लहर आई थी, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्राकृतिक रूप से हमें पेड़ों और पौधों से प्राप्त होता है, उस ऑक्सीजन की कमी हमें महसूस हुई तब, जबकि हमारे हज़ारों और लाखों की संख्या में लोग मृत्यु के गाल में समा गए, तब हमें उसका महत्व समझ में आया। फिर भी जो है पेड़ और वृक्ष जो हैं पर्यावरण के लिए सबसे ज़रूरी और आवश्यक अंग हैं, इसलिए इनका संहार नहीं होना चाहिए। विकास के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इनका भी होना आवश्यक है, ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। धन्यवाद। मैंने समझा। अब बच्चों, तुमने ये कहानी जो है मैंने इसको पढ़ करके सुनाया है, और इस किताब में अगर देखोगे भी समझ में आया होगा कि इसके द्वारा तुम्हें क्या क्या ज्ञात हुआ है। जो चीज़ तुम्हें समझ में आई है, इसमें कम से कम उसे अपने शब्दों में 5 से 10 वाक्य में लिखने का प्रयास करोगे। नए शब्द जो है इसमें दी गए हैं। औकात, जिसका मतलब हैसियत। बस, बिरादरी, एक ही जाति का समूह। बेखौफ, बिना डर के, निडर। चारा यानी घास जो जानवर खाते हैं। पीलिया एक प्रकार का रोग जो पानी का रोग के माध्यम से होता है। मुहावरा, मौन साध कर बैठना, शांत हो जाना। अब यहाँ पर देखोगे विचार मंथन। विचार मंथन के अंतर्गत देखोगे वृक्षावली आम्हा सोयरे बन चरे। जरा सोचो और चर्चा करो। हमारी पृथ्वी के पास अगर दूसरा सूरज आ जाए तो, ये इसमें तुम्हें सोचना है, विचार करना है। अभी जैसे सुबह होती है तो सूर्य नज़र आते हैं, सूर्य भगवान जो कि हमें रोशनी और प्रकाश देते हैं। एक सूर्य से हमें जो चीज़ प्राप्त होती है, गर्मी है या जो भी चीज़ें हैं। कल्पना करो कि अगर तुम्हारी पृथ्वी के यानी हमारी पृथ्वी के पास एक सूर्य और आ जाए
डबल सूरज हो जाएंगे, तब क्या होगा? इसके ऊपर अपने मित्रों से चर्चा करो और इसका वर्णन करो। मेरी कलम से संचार माध्यमों पर मुद्दों के आधार पर निबंध लिखेंगे। संचार माध्यम किसको कहते हैं? जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, पत्र है, समाचार पत्र है जिसको देखते हैं, इसके ऊपर निबंध लिखना। टीवी खोलते हो तो उसमें तुम्हें ढेर सारे लाइव चैनल दिखाई देते हैं समाचार। अब समाचार से तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होता है, इसकी जानकारी तुम्हें होगी कि जो खबरें हैं वो तुम्हें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं और देश दुनिया में आसपास में क्या चीज़ें हो रही इसकी जानकारी प्राप्त होती है। उससे नुकसान कुछ, अगर तुम्हें लगता है कुछ इससे नुकसान भी होता है तो उसको भी इसके बारे में लिखना है। और फिर इस लाभ और हानि के बाद, यानी इन समाचार चैनलों से या समाचार पत्रों से तुम्हें क्या सीख मिलती है उसके बारे में इसका वर्णन करना है, यानी एक निबंध लिखना है। यह निबंध कम से कम 10 से 15 वाक्यों में लिखने की कोशिश करोगे। जरा सुनो, दूरदर्शन के विज्ञापन सुनो और पुनः स्मरण करते हुए नए रूप में सुनाए। एडवर्टाइजमेंट जो है हर कार्यक्रम में आती है, उसको ध्यान से सुनना है और फिर मन में सोचना है और फिर उसे उनका उच्चारण करते हुए या नए रूप से एक्टिंग करते हुए अभिनय करने के सुनाने का प्रयास करो। बताओ तो सही है या सही है गलत है। संतुलित आहार, इस विषय पर संवेदना युक्त भाषण दो। भाषण देना है अपने परिवार के लोगों के सामने, अपने मित्रों के सामने बताना है। संतुलित आहार, संतुलित आहार का मतलब समझते हो? विज्ञान में कक्षा 4 और 5वीं में दिया। संतुलित आहार का मतलब जिसमें भोजन के सभी घटकों का समावेश होता है, जो कि जिससे हमें हर प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। विज्ञान का विषय है, फिर भी इसके ऊपर तुम कह सकते हो। इसकी प्रस्तावना, संतुलित आहार भोजन की क्यों आवश्यकता होती है, यदि उसे क्यों ज़रूरी है तुम्हारे लिए, फिर उसमें कौन कौन से जीवन सत्व पाए जाते हैं, उसमें कुछ जीवन सत्व यानी ताकत, पोषक तत्व। और संतुलित आहार या असंतुलित आहार तुम करते हो, यानी खाना यदि खाते हो तो तुम्हें कैसा अनुभव होता है। यदि खाना बराबर नहीं खाते हो या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेते हो, कोई चीज़ खाते ही नहीं हो, तो उसका क्या दुष्परिणाम तुम्हारे शरीर पर होता है, उसके बारे में आप जानकारी लिखेंगे। और फिर संतुलित आहार खाने के बाद या ना खाने पर उसके तुम्हें क्या फ़ायदा, लाभ, हानि, यानी निष्कर्ष क्या, रिजल्ट क्या निकलता है, उसकी जानकारी इस पे दोगे। खोजबीन करना है, जो थोड़ा वैज्ञानिक भी बन जाओ। अम्ल वर्षा की जानकारी अंतर्जाल की सहायता से खोजकर लिखोगे। निर्मिति कारक परिणाम। अम्ल वर्षा, अम्ल मतलब जो होता है, अम्ल विज्ञान में इसको एसिड भी कहते हैं। कभी कभी बरसात में जो है हानिकारक वर्षा होती है। बीच बीच में ऐसा कभी कभी आया हुआ था कि कहीं कहीं पर हम देखते हैं वीडियो में या संचार माध्यमों में अम्लों की वर्षा होती, जिसको एसिड की वर्षा कहते हैं। अभी बीच में आया हुआ था कहीं मछली की वर्षा हो रही थी, कहीं अम्ल की वर्षा हो रही है। इसका मुख्य कारण जो हमने इस पिछला पाठ पढ़ा है, पर्यावरण यानी प्रदूषण की वजह से यह जो प्रदूषण जो है वाष्प के रूप में आसमान में बादल के रूप में चला जाता है और वही जो है गंदगी या प्रदूषण जो भी कह सकते हो, अम्ल के रूप में, वर्षा के रूप में ज़मीन पर वापस आता है। तो उसका निर्मिति कैसे होता है, फिर उसका कारण क्या होता है, कारण के बाद परिणाम। कल्पना करो यदि अम्ल या एसिड शरीर पे गिरेगी तो शरीर जल सकता है, जिस खेती पे पड़ेगी वो खेती का नुकसान होता है। इन सब चीज़ों की जानकारी तुम एकत्र करोगे। अब यहाँ पर देखोगे पाठ के आधार पर लिखना है। चिड़िया को मुख्यमंत्री के नाम पर पत्र लिखना पड़ा।
चिड़िया का उन पेड़ों से आत्मिक संबंध। चिड़िया को आश्चर्य हुआ, चिड़िया की बुरी हालत। इसके बारे में पाठ की किताब में से वर्णन करना है और लिखना है। ध्यान में रखना है, संतुलित पर्यावरण के लिए इको फ्रेंडली होना चाहिए। इको फ्रेंडली शब्द का तुम्हें नाम याद होगा। अभी कुछ महीने के बाद गणेशोत्सव आने वाला है, जिसमें यह शब्द आता है इको फ्रेंडली, यानी गणेश जी की मूर्ति जो है मिट्टी आदि की बनाई जाती है, जो कि पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं होती है। भाषा की ओर निम्नलिखित वाक्य को पढ़ोगे। इन वाक्यों के अधोरेखित शब्दों का लिंग बदल करके परावर्तित वाक्य को फिर से लिखना है। लिंग का मतलब तो तुम्हें जानते ही हो। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अभी हम लोग जो हैं यहाँ पर लिंग बदल करके लिखने का है, परिवर्तित करके वाक्य को फिर से लिखना है। तो इसमें जो है स्त्रीलिंग यदि होगा तो उसका पुल्लिंग बनाएंगे, और पुल्लिंग होगा तो स्त्रीलिंग बनाएंगे। इसमें से 10 वाक्य दिए गए हैं। इन 10 वाक्यों को आगे के पेज पर हम देखते हैं। देखोगे इसमें से पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, रेल स्थानक पर निवेदिका उद्घोषणा करती है। इसका उत्तर होगा रेल स्थानक पर निवेदक घोषणा करता है। दूसरा है, मेरा पुत्र गीत प्रस्तुत कर रहा था। मेरी पुत्री गीत प्रस्तुत कर रही थी। तीसरा प्रश्न, सफ़ेद घोड़ी तेज दौड़ती है। उत्तर, सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है। अब यहाँ पर देखोगे क्रिया में भी परिवर्तन हो रहा है। दौड़ती की जगह पे दौड़ता, मेरी की जगह पर मेरा, मेरा की जगह पे मेरी। भारत वीरों की भूमि है, भारत वीरांगनाओं की भूमि है। पांचवा प्रश्न, सभा में विद्वान शास्त्रार्थ करेंगे। सभा में विदुषियां शास्त्रार्थ करेंगी। छठवां, मालकिन नौकर से काम करवा रही है। मालिक नौकर से काम करवा रहा है। शेर शावकों को शिकार के गुर सिखाता है। शेर का स्त्रीलिंग शेरनी शावकों को शिकार का गुर सिखाती है। आठवां, भाभियों ने इस वर्ष जमकर होली खेली। इनका उत्तर, भाइयों ने इस वर्ष जमकर होली खेली। बंदर नकलची होता है। बंदर का स्त्रीलिंग बंदरिया नकलची होती है। होता की जगह पर होती है। साम्राज्ञी नौका विहार का आनंद ले रही थी। साम्राज्ञी जो कि राजा की पत्नी, उसे सम्राट भी कहते हैं। सम्राट नौका विहार का आनंद ले रहा था। ठीक है, तो तुम्हें यह पाठ का आनंद पढ़ने का भी आनंद प्राप्त हो गया, और इसके जो स्वाध्याय है उसके बारे में भी मैंने विस्तृत रूप से जानकारी दे दी है, और इसे अपनी पुस्तिका में लिख करके प्रस्तुत करोगे। धन्यवाद।